चलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के बाद में एंडिंग में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसको आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, अब वो जो असाइनमेंट था उसके अंदर तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि इसका आंसर आप लिखिए और वो आंसर गलत है ना। वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल रिएक्शन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए ये जो कंपाउंड दिया हुआ है मैंने, इसमें हम लोग ने लुकास रिएजेंट यूज किया, दैट इज कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो अभी देखने वाले को क्या लगता है कि ये देखिए कॉन्क HCl और ये सब यूज किया है तो OH है, उसके जगह पे Cl आने वाला है। ठीक है, तो OH हट जाएगा इस H के साथ में तो वाटर बन के निकल जाएगा, करेक्ट। और Cl है ना इस OH की जगह पे आ जाएगा। तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये था और आपने ये लिखा और मैंने कहा था ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो अब क्या सही आंसर है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? OH यहां है तो Cl यहां पर आना चाहिए, आपका तो कहीं और ही जगह पे आ रहा है और ये कुछ नया ही कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे जो अल्कोहल है वो तो 2 डिग्री है और आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो तो 3 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ अलग ही बन रहा है, लेकिन यही सही आंसर है, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये आंसर कैसे आता है इसके लिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा और ये आपको याद रखना है और समझना है कैसे कौन से क्वेश्चन है जिनमें ये मैकेनिज्म अप्लाई हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, देखिए हम रिएक्टेंट लिखते हैं पहले कि ये वाला रिएक्टेंट है हमारे पास में। देखिए CH3CH, तो ये जो CH का जो H है ना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अलग ऐसा नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा ऊपर CH3। आगे क्या है आपके पास में CH, इसके पास में क्या है OH। ठीक है, और ये रहा यहाँ पर CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जब इसमें HCl ऐड किया तो क्या हो रहा है, HCl में से Cl ऑलरेडी इसके पास में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। सही, अभी के लिए मैं इसके अंदर क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब ये देखिए ऑक्सीजन जो है इसके पास में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, देखिए ध्यान से कि इसका जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को ऑफर कर रहा है बॉन्ड पेयर बनाने के लिए और इसका जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन के पास जा रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है इस पर आ जाएगा और ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, O इसके पास H था, 2 में से अब इस वक्त इसके पास एक ही लोन पेयर बचा होगा और एक लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया है और उस पर ये वाला हाइड्रोजन आ गया है। सही है, और यहाँ पर देखिए लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, यानी Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, एक हाइड्रोजन का छीना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसने इलेक्ट्रॉन पाया, इसलिए इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाइड्रोजन ने पहले इलेक्ट्रॉन पाया और फिर इलेक्ट्रॉन खोया। जब इलेक्ट्रॉन पाया तब नेगेटिव चार्ज आया होगा और जब इलेक्ट्रॉन खोया तब पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यानी वो बैलेंस हो गया। एक्चुअली इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खोए, यानी ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास में, पर एक जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन को देना पड़ा, इसलिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खोया, इसलिए ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब तो मुझे एक बात बता, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है। क्या ऐसे एटम पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? नहीं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो एटम बौखला जाता है, वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये जो पागल हो गया है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कि इसको बहुत गुस्सा आ गया, तो क्या वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? नहीं। क्या वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? नहीं। क्यों नहीं खींच सकता? क्योंकि अगर वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, तो फिर रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ उसका क्या पता चलेगा आपको। यानी वो खींच भी रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि यही प्रोडक्ट बन रहा है और आपको यही तो स्टार्टिंग मटेरियल था। तो यू विल नॉट कम टू नो वेदर द रिएक्शन इज हैपनिंग और नॉट, करेक्ट। सो by pulling the electrons from this hydrogen or this hydrogen won't help you to find out what is the actual product, but this oxygen will pull electrons from this carbon too। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन को इतना गुस्सा आया है कि उसने इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। तो यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड पेयर है इसके सर पे आकर के क्या बन जाएगा, लोन पेयर। नाउ दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक। तो देखिए क्या हो रहा है, कंपाउंड देखिए किसमें आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा CH3, ऊपर CH3, इधर आ जाएगा CH, करेक्ट है। यहाँ क्या आ जाएगा आगे CH, आगे क्या आ जाएगा इधर CH3। अब ये इसका लोड, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चले गया ना, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए ऑक्सीजन जो है उसके पास यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था,
यहाँ आपके पास में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो बॉन्ड पेयर है वो फिर से यहाँ पर आकर के लोन पेयर बन गया। ठीक है, तो ये देखिए ये जो एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, क्या बन गया ये वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। अब तक तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है। तो ये बेटा जनरेट हो गया कार्बोकैटायन, क्या जनरेट हो गया कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, और मैं आपको बचपन से यानी 11th स्टैंडर्ड से सिखाता आ रहा हूँ कि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। या आप हाइपर कॉन्जुगेशन से वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो साइट है वो 2 डिग्री कार्बन है, बट ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, वो एक 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 डिग्री कार्बन पर अपने आप को ज्यादा स्टेबल रखेगा या वो 3 डिग्री कार्बन पर अपने आप को ज्यादा स्टेबल रखेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वो 3 डिग्री कार्बन पर अपने आप को ज्यादा स्टेबल रखेगा। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे भी करके इस 3 डिग्री कार्बन पर आने की कोशिश करेगा ताकि वो स्टेबिलाईज हो जाए। अब वो कैसे आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो इसका देखिए इस पर अगर गेन होने वाला है पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका पहले कुछ लॉस भी तो होना चाहिए टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। अब लॉस क्या हो सकता है, मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन, विच इज बेटर टू लॉस। ठीक है बेटा, अगर तुम मिथाइल ग्रुप को लॉस कर देगा ना तो ये अपना 3 डिग्री कैरेक्टरिस्टिक लूज कर देगा। देखना अगर ये कार्बन चले गया तो ये कार्बन कौन सा डिग्री होगा, 2 डिग्री हो गया। तो ऐसा कुछ मतलब है क्या, नहीं। अगर ये कार्बन चले गया ना तो देखिए फिर से 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपना 3 डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसका वजह से स्टेबिलाईजेशन मिलने वाला है वही खो देगा अगर आपने कार्बन का ग्रुप को लॉस कर दिया तो। पर मैंने अगर इस हाइड्रोजन को लॉस कर दिया तो क्या वो अपना 3 डिग्री का स्टेटस खोएगा, नहीं, क्योंकि वो तो अभी भी 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यहां पर है ना हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज का गेन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही रेयर फंडा होने वाला है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है और उसके जस्ट बाजू में 3 डिग्री कार्बन अवेलेबल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा वो अपने आप में रीअरेंजमेंट करता है। ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में क्या करता है बेटा, एक रीअरेंजमेंट करता है। कैसा रीअरेंजमेंट करता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये देखिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, वो इस कार्बन पर आ जाएगा, करेक्ट है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए कैसा हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, CH3 ऊपर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा तो देखिए एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऐसा डॉट करके हाइड्रोजन लग जाएगा कि नहीं, सही है, और आगे इसके क्या था CH3, जिस वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा CH2। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन था और ऐसा रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो रिवर्सिबल रहेगी, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन हु इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो जो इसका इक्विलिब्रियम है वो पूरा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम ऑफ दिस कंपाउंड एग्जिस्टिंग इन द रिएक्शन विल ट्राई टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू दिस रिएक्शन। Only 10% compound will be in this form and rest 90% compound will be in this form because equilibrium will shift towards the more stability side of the reaction. I hope you can understand this process if you have learned something about chemical equilibrium. ठीक है, तो ये देखिए 3 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन यानी H नेगेटिव इज गेटिंग शिफ्टेड। तो यहाँ पर जो स्टेप है इसे मुझे कहना चाहिए, ठीक है, क्या कहना चाहिए इसे मुझे, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहना चाहिए बोलो बेटा, hydride shift. This step is hydride shift and this is really important due to which you are getting this exceptional product. Correct. Now what you are getting here is 3 degree carbocation. Now what will happen next is in the first step here you have got this Cl minus, right? So this Cl minus is still in the reaction. This Cl minus is still in the reaction. After seeing this positive charge getting stabilized here, this Cl minus, this lone pair is going to attack this Cl minus and you will get this compound C. What compound you are getting? You will get Cl here. ठीक है, and you have expected it to be over here, correct? You are getting this product C. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैकेनिज्म है आपको मैं समझा पा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। बच्चे लोगों को ये क्लिक ही नहीं होता है कि OH यहाँ है तो इधर हट के इधर Cl आना चाहिए था, पर इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है और इसके जस्ट बाजू वाला 3 डिग्री है। तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को फटाक से शिफ्ट कर देगा,
ये बच्चे लोगों को दिमाग में आता ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप अपना भेजा चलाएंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर आना चाहिए सीएल या यहाँ पर आना चाहिए। जब भी डू रिमेम्बर, जब भी 2 डिग्री के बाजू में 3 डिग्री कार्बन अवेलेबल है और आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा फंडा होने वाला है। राइट अ नोट समवेयर, ठीक है, दैट देयर इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, इधर हाइड्राइड शिफ्ट और देन मिथाइल शिफ्ट और सम अदर शिफ्ट। ठीक है, बट ऐसा होगा ही। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट, राइट दिस रिएक्शन डाउन, राइट दिस मैकेनिज्म डाउन एंड कीप इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। ये सारे जो स्टेप है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है, आपको कुछ पूछना है मुझे, तो आप बिंदास मुझे कॉल करके या मैसेज करके बिंदास पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल फॉर लास्ट लेक्चर्स असाइनमेंट। आई होप आपने पूरा असाइनमेंट अच्छे से किया ही होगा। ऑलराइट, सॉरी स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। पर देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा। अब उसके अंदर एक पॉइंट मैंने बाकी रखा था कि देखिए, अगर मैं एरोमेटिक हैलाइड लेता हूं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क होता है, कैसे होता है, वो पॉइंट मैंने जानबूझ के लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो हम एलिफेटिक कंपाउंड्स पे फोकस कर रहे थे। अब हम जरा सा पहले वो पॉइंट देख लेते हैं फॉर एरोमेटिक हैलाइड्स एंड देन विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर ऑब्वियसली मैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं एरोमेटिक हैलाइड्स की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि बेंजीन रिंग होगी, ऊपर कोई उस पर हैलोजन लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर भी आप मोनो हैलोजन डेरिवेटिव भी कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है बेंजीन रिंग पर एक ही हैलोजन होगा, मोर देन वन भी हो सकता है, एक होगा, हम लोग जनरली ऐसा फंक्शन को कंसीडर करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एरोमेटिक हैलाइड्स की, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा एरोमेटिक हैलाइड्स के सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, एरोमेटिक हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये पानी के अंदर बेटा इनसॉल्युबल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ स्लाइटली सॉल्युबल है या फीबली सॉल्युबल है, जो कि केस था एलिफेटिक हैलाइड्स के अंदर। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक होती है, ये बिल्कुल भी पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, याद रखिए, इनका जो पोलैरिटी होता है वो भी बहुत बहुत कम होता है, और वाटर जो है वो हाईली पोलर है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। याद रखिए, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाँ, बट इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर मीडियम और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता ही है, इसलिए किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, और कोई भी नॉन पोलर मीडियम जो होगा उसके अंदर ये डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट की, क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ही लिक्विड्स होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। इनफैक्ट हमने जब एलिफेटिक हैलाइड्स कंसीडर किया था, वहां पर मैंने बताया था लोअर मेंबर्स तो गैसेज ही हैं, और उससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो लिक्विड्स मिलते हैं, और उसके बाद भी बहुत आगे चले जाओगे, 18-20 कार्बन तक चले जाओगे, तब जाके आपको थोड़े से सॉलिड्स मिलेंगे। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं की थी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का जो फंडा होता है ये सॉलिड्स पे अप्लाई होता है, करेक्ट ना। लिक्विड पे मेल्टिंग पॉइंट का फंडा कुछ होता ही नहीं है, लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट का फंडा होता है। तो हम लोग जो रेंज में पढ़ाई कर रहे हैं अब इस वक्त स्टैंडर्ड पे, वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 कार्बन तक का कंपाउंड लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन तक का कंपाउंड लिखते हैं। और अल्काइल हैलाइड्स जब 10 कार्बन तक के होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, वो लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, इसलिए हम लोग ने सॉलिड स्टेट के ऊपर कोई बात ही नहीं की थी। ठीक है, तो हम लोग ने वहां पर मेल्टिंग पॉइंट का बात नहीं किया था। यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है एरोमेटिक हैलाइड्स, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, जो लिक्विड है वो बॉइल होकर के गैस बनेगा। इतनी सी चीज है। अब इसके अंदर भी देखिए, सीधी बात है, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, बोलने की बात क्या है कि किसी कंपाउंड को अगर मैं हीट करूंगा तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगे। पहले से हीट करूंगा तो वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जो आपस में टकराएगा और एक दूसरे से दूर हो जाएगा। तो दूर होने की वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसका स्टेट चेंज होता है। अगर वो डेंसली पैक्ड होगा तो सॉलिड होता है, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाएगा तो लिक्विड होता है, और भी दूर हो जाएगा तो गैस होता है। तो ये जो दोनों भी प्रोसेस है, बॉइलिंग का हो या लिक्विड का हो, ये क्या होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होने की वजह से उनके बीच में स्पेस क्रिएट होती है, जिनकी वजह से उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों भी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये आप याद रखिए। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, इतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स या फिर
इंटरैक्शन फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी कही थी। सिर्फ मैंने ये वर्ड नहीं कहा था कि वैन डर वाल्स फोर्स होता है। अगर मैं कभी भी ऐसा कहता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट्स हो सकते हैं, डाइपोल मोमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी होगी, ठीक है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऐसा मैंने कुछ भी कह दिया तो इनका सबका मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है। तो कभी कभी टेक्स्ट बुक में ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स मिल जाए, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो घबराने का नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इस तरह से ये बातें हमने देखी। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज डायहैलाइड्स, ठीक है। और कौन से डायहैलाइड्स? एरोमेटिक डायहैलाइड्स, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग पर जब दो हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए अभी के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि बेंजीन रिंग है, यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है, यानी ऑर्थो टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि देखिए बेंजीन रिंग एक यहां है और एक यहां है, यानी पैरा टू ईच अदर। इसको कंसीडर करेंगे तो ये पैरा, इसको कंसीडर करेंगे तो ये पैरा, पैरा टू ईच अदर, ठीक है। और ये तीसरा एग्जांपल देखिए, Cl यहां पर ले रहा हूं और ये Cl यहां पर है, ये सो सॉरी, नॉट पैरा, दिस इज मेटा, गलती से मैंने पैरा बोल दिया। ये और ये दे आर मेटा टू ईच अदर, ये और ये आर पैरा टू ईच अदर, ठीक है, पैरा, मेटा एंड दीज आर ऑर्थो। तो अगर मैं इनमें बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, दोनों में दो दो हाइड्रोजन है, सब में बेंजीन रिंग है, तीनों एग्जांपल में दो दो हाइड्रोजन है और बेंजीन रिंग है, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम ही आने वाला है। तो ये फंडा फेल हो जाएगा कि नहीं? तो अब क्या देखना होता है, ध्यान से सुनिए, अब देखना होता है उसका सिमेट्री। सिमेट्री यानी वो मॉलिक्यूल कितना सिमेट्रिकल है। देखिए ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा कम सिमेट्रिकल है और ये थोड़ा और कम सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पैरा वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होगा इन दोनों के मुकाबले, ठीक है, दोनों ही हाई होगा इन दोनों के मुकाबले, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाई ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर? बिकॉज इफ द स्ट्रक्चर इज रियली सिमेट्रिकल, तो ये क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से प्लेस हो रहा होगा उसके लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत अच्छे से प्लेस हो रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस बहुत अच्छे से हो रहे होंगे, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर लगेगा, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें मैं आपसे समझा पा रहा हूँ। और इनमें भी ऐसा नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता है, पर इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर है उनकी जो ज्योमेट्री है वो इतनी पर्टिकुलर या इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू दिस वन। दैट इज वाई इनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, दैट इज वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें समझा पा रहा हूँ। एक और बात मैं अगर आपसे कहूँ तो देखिए तीनों भी कंपाउंड जो है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली सेम, ठीक है, सिर्फ 2-3 डिग्री का फर्क है सबके अंदर, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है। इनको अगर आप अलग करना चाहो किसी मिक्सचर से तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इनको अलग नहीं किया जा सकता ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में अगर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत करीब है, आप डिस्टिलेशन कितना भी कर ले, कितना भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ले, इनको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट एनीवे वो इशू नहीं है, दैट इज नथिंग, जस्ट ये पॉइंट्स थे आपको बुक में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं, बस और कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना था। अब इसको वाइप ऑफ करता हूं, अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चैप्टर, ऑलराइट। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स, जिसके अंदर हम लोग R बॉन्डेड टू X को समझ रहे हैं, तो देखिए इसमें दो चीजें थी। आपने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल ABCD ये सब कंपाउंड्स लिए अलग अलग, और इनसे आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करके ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसी और फंक्शनल ग्रुप से आप अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे मैं कहूंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप जो आप बना रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन जब मैं इस फंक्शनल ग्रुप को बना लूंगा और उसके बाद में मैं इसको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर पा रहा हूं कि देखिए ABCD में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे समझो अल्कोहल से मैंने अगर अल्काइल हैलाइड बनाया है, तो अब इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, बने हुए अल्काइल हैलाइड से वापस अल्कोहल बना रहा हूं या अल्कीन बना रहा हूं या अल्कीन या कुछ और बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आपने जो फंक्शनल ग्रुप है उससे कोई नया फंक्शनल ग्रुप बनाना, ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आप सोचिए अगर मैं ये कंपाउंड लेके ये कंपाउंड बना रहा हूं तो ये क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड,
समझ में आ रहा है? देख, अगर तूने अल्काइल हैलाइड बनाया इन सभी फंक्शनल ग्रुप से, तो मैं क्या कहूंगा कि दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जब तूने अल्काइल हैलाइड यूज करके ये सब कंपाउंड्स बनाए, तो मैं कहूंगा इट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड दैट आई एम मेकिंग केमिकल चेंजेस इन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, पर देखना, इसके अंदर केमिकल चेंज करने की वजह से ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं, इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड ए, है ना। तो इसका मतलब किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी का केमिकल प्रॉपर्टी होता है, और किसी का केमिकल प्रॉपर्टी किसी और का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। जैसे देखना, ए का केमिकल प्रॉपर्टी ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ए से हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें ऐसे समझ में आनी चाहिए। अब तक हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, यानी विल कन्वर्ट अल्काइल इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो लेट अस स्टडी अबाउट इट। आई होप दैट आइडिया इज क्लियर कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, डू रिमेंबर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और दिस इज हेडिंग नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन दैट वी आर स्टडीइंग दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत लोग इसको NRS ऐसा भी कहते हैं, सॉरी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और एक नाम इसका और है दैट इज SN। ये बहुत ही फेमस नेम है, SN यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो SN, ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल के लिए तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बट सभी एग्जांपल्स खत्म होने के बाद में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट। और वो एग्जाम में, मैं आज ही आपसे कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो आने ही वाला है, इतना इंपॉर्टेंट वो चीज है। ठीक है, तो वो मैं इस चैप्टर के एंड की तरफ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बीच में नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एग्जाम्पल खत्म करके मैं आपको नहीं पढ़ा दूंगा, मैं एंड की तरफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, जो मैं डेवलप करूंगा धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप रेगुलर रहेंगे और स्टडीज करेंगे, बराबर से नोट्स मेंटेन करेंगे, तो ट्रस्ट मी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, चलिए एसएन मैकेनिज्म के बारे में हम लोग एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा लेटर ऑन। चलिए, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ मेनी रिएक्शन, वी आर स्टार्टिंग विद नंबर 1 दैट इज अल्काइल हैलाइड to alcohol, alkyl halide to alcohol। सी alkyl halide to alcohol कैसे कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जनरल रिएक्शन आई एम राइटिंग, ठीक है, alkyl halide यानी RX, है ना, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल यानी ROH। सिंपल है, नाम लिख इसका alkyl halide, इसका नाम क्या है, अल्कोहल। What changes do you need to make? ठीक है, you have got to break this carbon halogen bond and you have got to make this carbon OH bond। समझ में आ रहा है? Which bond is breaking? Carbon halogen bond is breaking. Which bond is forming? Carbon OH bond is forming. Do remember? ठीक है, now consider the charge. Correct? What is the charge on halogen? Negative. After the bond breaks, obviously बॉन्ड जब तक है तब तक उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तब तक उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज हाइड्रोजन पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड यू विल सी इंडक्टिव इफेक्ट ओवर देयर। ऑलराइट, एंड हियर व्हाट इज द चार्ज ऑन OH? दैट इज नेगेटिव -1। करेक्ट, ओनली आफ्टर द बॉन्ड ब्रेक्स, जब तक ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे -1 चार्ज नहीं, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। तो व्हाट डू आई ऑब्जर्व? I observe that you have got to replace this halogen atom with OH molecule, है ना, and replacement is nothing but substitution, correct? You are substituting something negative with something negative, and only that is possible. You cannot substitute something negative with positive or positive with negative. Why? You can check it on your own. देख, अगर तू बेटा यहाँ से X को हटा रहा है, यानी समझ तू नेगेटिव चार्ज को हटा रहा है, तो जब ये हट जाएगा तो कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, है कि नहीं?
तो इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कोई पॉजिटिव स्पीसीज कभी अटैक करके बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव स्पीसीज विल रिपेल ईच अदर, दे विल नेवर ज्वाइन, करेक्ट। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी तरफ तो कोई नेगेटिव स्पीसीज रखेगा तो ही वो उस पर अट्रैक्ट करके बॉन्ड मेकिंग कर रहा होगा। तो देखना, अगर तू नेगेटिव हटाएगा तो कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, उस पर कोई पॉजिटिव अटैक नहीं कर पाएगा, उस पर कोई नेगेटिव भी अटैक कर पाएगा, यानी जो आने वाला ग्रुप है वो भी नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर जो जाने वाला ग्रुप है वो नेगेटिव है तो आने वाला भी नेगेटिव होगा। अगर जाने वाला ग्रुप पॉजिटिव होगा तो आने वाला भी पॉजिटिव होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। द स्पीसीज विच आर नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी स्पीसीज है जिन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है फिर भी वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। ये सारी नॉलेज मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से दी थी। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग अगेन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है, इसलिए मैं इसे कहूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं लिखता हूं विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछता हूं विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रिएजेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मैकेनिज्म, इस तरह से मैंने 4 क्वेश्चन आपको पूछे। तो देखिए, विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग, यू विल से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग। विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यू विल से कार्बन OH बॉन्ड इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द रिएजेंट, जो कि यहाँ पर लिखना है कि क्या ऐसा करने पे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो अब तक मैंने आपको बताया नहीं, इसको होल्ड कर रख, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म, आई कैन सी नेगेटिव गेटिंग रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव, तो इट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन, तो इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तुरंत सामने वाला तेरे को पूछेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तूने कौन सा सब्स्टिट्यूशन किया है? नेगेटिव हटा के नेगेटिव लाना, यानी न्यूक्लियोफाइल हटा के न्यूक्लियोफाइल लाना, इसलिए मैं इसे कहूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो मेंशन करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिएजेंट यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये तो जनरल रिएक्शन था, तो मैंने तेरे को समझा दिया, ठीक है। तो अभी चलना, इधर मैं तेरे को थोड़ा सा हिंट देता हूं कि देख तेरे को इधर क्या चाहिए, OH माइनस। तो तू यहाँ पे ऐसा क्या स्पीसीज यूज करेगा, तू ऐसा स्पीसीज यूज करेगा जिसके अंदर OH माइनस होना चाहिए, तो ही वो OH माइनस इस R के पास में आएगा और अपने अंदर से X को बाहर निकाल देगा, सही है ना। क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद तेरे को क्या मिलेगा, रिएक्शन होने के बाद ये तो कंपाउंड बन रहा है प्लस X माइनस मिल रहा होगा जो कि बाहर आ गया, सही है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं OH माइनस, तो मैं इसे कहूंगा इनकमिंग NU यानी न्यूक्लियोफाइल, है ना। NU और उस पर चार्ज नेगेटिव भी लिख देता हूं बस, यानी याद रखा कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर OH माइनस कौन है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये सब जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं ना, अभी आपको लग रहा है कि सर बहुत पकार है, पर ये सब जो टेक्निक है बोलने का, यही आपको रिएक्शंस याद दिलवाता है, याद रखिए। ये होगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, तो ये रहा देख, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर बहुत ऑथर्स की बुक में ऐसा कहा जाता है, लिविंग ग्रुप। व्हाट इज द लिविंग ग्रुप, नथिंग बट आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप, यहां से हु इज द लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन इज द लिविंग ग्रुप, करेक्ट, ऑलराइट। चलिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन देख रहे हैं। चलो अब ओरिजिनल रिएक्शन देखते हैं कि हम क्या रिएजेंट यूज करेंगे जिससे ये गेट्स कन्वर्टेड इनटू ये। ध्यान से सुन, यू टेक RX, ठीक है, you take alkyl halide, you name it, all right. Now you have got 3 different reactions, ठीक है, which is going to give you the same product, ठीक है। कौन सा सेम प्रोडक्ट मिलेगा तेरे को, R bonded to OH, ठीक है। जब तू पहला रिएजेंट यूज करेगा तो उसका पहला साइड प्रोडक्ट मिलेगा, जब तू दूसरा रिएजेंट यूज करेगा तो दूसरा साइड प्रोडक्ट मिलेगा, तीसरा रिएजेंट यूज करेगा तो तीसरा साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तेरे को रिएक्शन में कोई भी एक मेथड फॉलो करने का है ना। चल देख, फर्स्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से देख। हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि ये सारी चीजें याद नहीं आती बाद में, एक्वियस NaOH। हाँ, ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है मैंने इधर, एक्वियस।
हाँ, इसका एक्वस को अगर नहीं लिखा या फिर भूल के और कुछ लिखा ना तो लफड़ा हो जाएगा, याद रखना एक्वियस होना चाहिए। एक्वियस NaOH का मतलब क्या होता है, देख NaOH एक बेस है, ठीक है, और NaOH जो है ना उसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। बहुत लोग इसको कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक डाई ऐसा बहुत चीजें नाम है, पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक्वस ऐसा क्यों स्टेट मेंशन किया है, ध्यान से सुनना। जो NaOH होता है या फिर जो KOH होता है, ठीक है, ये सब पाउडर है बेटा। ये NaOH है ना, ये एक पाउडर है, याद रख, क्या ये पाउडर है, ठीक है। इसको मैं उठा के पानी में डिसॉल्व करेगा ना तो ही इसका एक्वियस सोल्यूशन बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं पाउडर डाल देगा ना NaOH का तो कुछ रिएक्शन होने नहीं वाला है, ठीक है। तेरे को क्या करना पड़ेगा, NaOH का पानी में डाल के सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और उस सोल्यूशन को इस कंपाउंड के अंदर डालना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा और फिर तेरे को उसको बॉइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉइल। तू हीट नहीं करेगा रिएक्शन नहीं होएगा, याद रख, इसको करने का बॉइल, ठीक है। तो इसको बहुत लोग पढ़ते कैसे मालूम है, इसको ऐसे बोलते हैं बॉइलिंग अल्काइल हैलाइड विथ एक्वियस NaOH सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। दैट इज द लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड, ये यूज कर सकते हैं। तो देखना क्या होगा, मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि ऐसा कंपाउंड यूज करने का जिसमें OH माइनस होगा तो ही वो इधर आएगा और X को रिप्लेस करेगा, सही है ना। यहाँ पर देख आयन 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 है, यहाँ पर कहीं पे आयन नहीं है, यहाँ पर पूरे पूरे कंपाउंड है। बहुत सिंपल सी बात है। तू देख, ये जो X है उसको हटाने का है और इधर का OH लाने का है, सही है ना। तो तूने लगा दिया, X हटा दिया, उसके जगह पे OH आ गया। अब बाहर क्या निकल रहा है, ठीक है, बाहर क्या निकलेगा, यहाँ क्या बच रहा है, Na, वाटर तो होगा ही उसके अंदर, वो लिखने की जरूरत नहीं, वाटर अल्कोहल को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर और कुछ नहीं, ठीक है। इधर क्या बन रहा है, Na, करेक्ट। यहां से क्या निकल रहा है, X, तो जोड़ दे NaX, सही है ना। तो अल्कोहल के साथ साइड प्रोडक्ट बन रहा है NX, ठीक है। तो ऐसा एरो नहीं बताते वरना ये कुछ नया रिएक्शन लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्लस करके NX, इस तरह से। तो ये पहला रिएक्शन है, देख एक्वियस NaOH डालेंगे तो इस तरह से, बहुत सिंपल रिएक्शन है कि नहीं। चलो अब अगला मेथड, यही कंपाउंड बनेगा। जैसे तूने NaOH यूज किया ना वैसे अब तू KOH यूज कर, वो भी एक्वियस सोल्यूशन चलता है, तो इसका नाम आ जाएगा बोल एक्वियस KOH और हीट कर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है रिमेंबर करने के लिए, NaOH डाल नहीं तो KOH डाल, ठीक है। पोटाश, ये इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसको बोलते हैं पोटाश सोडा, ठीक है, याद रख। पोटाश भी बोलते हैं बहुत लोग, एक्वस पोटाश सोडा या फिर कॉस्टिक सोडा ऐसा बोलते हैं। इसको हीट कर, बॉइल कर, फिर से कोई फंडा, X है वो हट जाएगा, उसके जगह पर OH आ जाएगा, सही है। और यहां से बोल, जैसे इस वक्त यहां से NaX निकला था, बोल इस वक्त यहां से क्या निकल रहा होगा, KX निकल रहा होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, ठीक है। ये दो रिएक्शन है जो आपको याद रखने, बहुत सिंपल है, बहुत पपलू है, ठीक है। तीसरा वाला जो है ना थोड़ा याद रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज करता है, इसके लिए आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। आप यहां यूज करेंगे AgOH, बोल क्या पढ़ने का इसको, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ने का इसको, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से सुन, सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ज्यादा टाइम तक, वो डिकम्पोज होता है, अपने आप को डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो सर अनस्टेबल चीज को आपने कैसे यूज कर लिया इधर, मैंने तेरे को पहले ही बताया था, जब हमने बताया था आपको कि Pi3, PbR3 ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन स्टेबल नहीं है। तो कोई अनस्टेबल कंपाउंड को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसको इन सिटू में बनाना पड़ता है, यानी क्या, ऐसे दो रिएजेंट लेने का जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए AgOH जो है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, दैट इज आई एम डूइंग इन सिटू रिएक्शन, इसलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन है वो इन सिटू में कर रहे हैं, ठीक है। तो देख क्या होगा, इसमें यूज करने का Ag2O प्लस H2O, क्या यूज करने का, Ag2O प्लस H2O, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट यानी वाटर होगा जो दिख रहा है H2O, और सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O, ठीक है। Ag2O जो है वो एक टाइप का पाउडर आता है, ठीक है। जनरली आप देख सकते हैं ये जो पाउडर है ये कहाँ होगा, Ag2O, सिल्वर का जो चांदी पता है जो सिल्वर होता है ना वो काला पड़ जाता है थोड़ा टाइम के बाद में, तो काला पड़ जाता है ड्यू टू दैट ब्लैक लेयर इज फॉर्म ड्यू टू दिस सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसका पॉलिश करेंगे तो फिर सिल्वर ऑक्साइड का लेयर निकल जाएगा, तो वो जो सिल्वर है अगेन शाइन करने लगता है, ठीक है। अब वो जो ब्लैक कलर का लेयर होता है वो कंपनी वाले बना करके देते हैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। उसमें आप पानी डाल दो, उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लो और उसको बॉइल करो। क्या करो, उसको बॉइल करो। तो जैसे ही उसको बॉइल करेगा ना तो वो जो सोल्यूशन है वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के अंदर तू अपना AgX डाल देगा ना, तो वही फंडा चलेगा कि ये जो OH है वो X की जगह पे आ जाएगा और Ag जो है वो X को लेके चले जाएगा, तो बन जाएगा AgX। क्या बन जाएगा? AgX। तीनों भी रिएक्शन बहुत सिंपल है। तेरे को अगर किसी ने बोला कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल और मेंशन नहीं किया कि क्या यूज करना है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट, दिस इज एंड दिस इज, अगेन देयर आर 3 रिएजेंट्स, कोई भी रिएजेंट यूज कर। अगर मैंने बोला एक्शन ऑफ एक्वस NaOH ऑन दिस, तो यही यूज करने का और यही साइड प्रोडक्ट लिखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन था वो व्हाट इज द रिएजेंट। तो देखिए अगर पहला रिएजेंट हम लोग बोल सकते हैं एक्वियस NaOH, ठीक है, दूसरा रिएजेंट बोल सकते हैं एक्वियस KOH, ठीक है, और तीसरा रिएजेंट बोल सकते हैं हम लोग Ag2O plus H2O, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि AgOH उसका रिएजेंट है, बेटा AgOH तो बहुत अनस्टेबल है, ऐसा कुछ रिएजेंट नहीं होता है। तो ये दोनों लिखने का, अब समझ जाएगा सामने वाला कि ये दोनों को लिखने के बाद में उसमें से यही प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग ऐसा लिखते हैं Ag2O plus H2O। और पढ़ते कैसे? एक्वियस कॉस्टिक सोडा, एक्वियस पोटास सोडा, या फिर एक्वियस, या फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, नॉट एक्वियस, हम लिखेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो तीनों भी रिएक्शंस आर टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। होल्ड ऑन, टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ लिसन केयरफुली। हम जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, यानी जब हम ये कंपाउंड बनाना सीख रहे थे, तो याद कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम अल्केन्स यूजिंग द UV लाइट मेथड, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन, दैट वाज द प्रोसेस। Second reaction for preparing this compound was from alkenes using Marconic rule and anti-Marconic rule and everything. Third reaction was from alcohols, alcohol to alkyl chloride, alcohol to alkyl bromide, alcohol to alkyl iodide. In that, alcohol to alkyl chloride had 4 methods in it, out of which 2 were named reactions, Dalton's reaction and can you remember the next one, that is Grove's process in which used Lucas reagent, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम लोग ने बाकी के रूल भी देखे। तो in that thing what you have done is you have converted alcohol into alkyl halide and now you are able to convert alkyl halide back again into the alcohol, ठीक है। That means you have completed one loop, means alcohol to alkyl halide तेरे को बनाने आता है और alkyl halide back to alcohol भी तेरे को बनाने आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लूप जो है तेरे को समझ में आया है और इस पे हम लोग अभी इस वक्त प्रैक्टिस करेंगे कि रिएक्शंस कैसे करते हैं और इसका लूप भी कैसे करते हैं। तो मैं तेरे को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, डू रिमेंबर दिस लूप, ऑलराइट। चलिए let us see some examples about this now. देखिए some practice questions. Number 1, convert methyl chloride into methanol. Convert ऐसा क्वेश्चन आता है, तो methyl chloride into methanol यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही है। तो देखिए methyl chloride कैसा दिखाई देता है कि दिखाई देता है CH3Cl into methanol। methanol कैसा दिखाई देता है, एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3OH, सही है। तो चलिए इसका मैंने नाम लिख देते हैं कि इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, सही है, और IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, सही है। और मिथेनॉल जो है वो तो एक्चुअली उसका IUPAC नहीं, कॉमन नेम क्या हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल, इस तरह से, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो आप क्या देख सकते हैं कि Cl को हटाना है और OH को लाना है। Cl भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, दैट इज यू हैव गॉट टू डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मींस यू हैव गॉट टू यूज सच अ रिएजेंट दैट मस्ट कंटेन OH। तो देखना OH होने वाला रिएजेंट, तो OH तो होना ही चाहिए, ठीक है, और OH माइनस है तो इसको बैलेंस करने के लिए समथिंग पॉजिटिव, तो कैन आई यूज Na, ठीक है। Na यानी क्या, NaOH हो गया ये कंपाउंड, और NaOH ऐसा वैसा चलेगा क्या, नहीं, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि NaOH एक्वियस होगा। तो ये देख एक्वियस NaOH इसमें डाल देंगे और इस रिएक्शन को हीट करेंगे यानी बॉइल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये OH है ना वो Cl को रिप्लेस करके यहाँ आ जाएगा और Cl जो है वो Na के साथ में NaCl बना करके निकल जाएगा, सिंपल है सर। दिस इज द रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आसान सा रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज action of aqueous KOH on sec propyl. This is action of this on this, यानी reagent and the product is given, you have got to find the reactant, ठीक है। तो aqueous KOH on sec propyl bromide, sorry, this reactant and condition is given, you have got to find the product। चलिए देखते हैं कि sec propyl bromide कैसा दिखाई देता है। देखिए प्रोप यानी 3 कार्बन, सेक यानी सेकेंडरी कार्बन और उस पर ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3। तो इसका मैं अभी के लिए सिर्फ IUPAC नेम लिख रहा हूँ, आप दोनों नाम लिखिए, कॉमन नेम यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए जगह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ IUPAC नेम लिख रहा हूँ, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, करेक्ट। इस पर एक्वियस
के ओ एच का एक्शन कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि इसको बॉयल करना पड़ेगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, बी आर हट के ओ एच आ जाएगा। तो देखिए जहां जहां बी आर है वहां वहां ओ एच कर दीजिएगा, तो एक ही जगह पे बी आर है उसी की जगह पे ओ एच आ रहा होगा, तो इसका जो बी आर है इसके के साथ जाके के बी आर बना रहा होगा इस तरह, इजी। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका मैं यहाँ पर कॉमन नेम आईपीएस में लिखता हूँ कि इसे मैं कह सकता हूँ सेक भी बोल सकता हूँ, आइसो भी बोल सकता हूँ, प्रोपाइल एल्कोहल कॉमन नेम में, ठीक है। और आईपीएस नेम में मैं कहूँ तो हो जाएगा प्रोपैन टू ऑल, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन भी आपको समझ आया होगा। तीसरा देखो किस तरह से मैंने पूछा है क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड से बनाना ये नहीं बोला है, उसने बोला इथेनॉल बनाने का है, ठीक है। कौन से अल्काइल हैलाइड से वो मालूम नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप आरएक्स ले लीजिए कि ये अल्काइल हैलाइड है, इससे क्या बनना चाहिए, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल यानी 2 कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3CH2OH, ठीक है। तो देख सकता है एक्स हट के OH आ रहा है, तो इसका मतलब ये कार्बन चेन है, तो यहाँ पर भी यही कार्बन चेन होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो कार्बन चेन है उसमें 2 कार्बन होने चाहिए यानी CH2 CH3 इस तरह से। देखिए अल्काइल हैलाइड कौन सा था उसने मुझे बताया नहीं था, फिर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया कि 2 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए तो 2 कार्बन वाला हैलाइड लेना पड़ेगा, करेक्ट है। क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान ना ही कोई कार्बन एटम इंक्रीज होता है ना ही कोई कार्बन एटम डिक्रीज होता है, ठीक है। ये इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया क्योंकि आगे ऐसे रिएक्शंस भी आने वाला है जिसके अंदर कार्बन एटम्स इंक्रीज और डिक्रीज करने की पॉसिबिलिटीज अपने पास में रही होगी, ठीक है। तो अभी मेंशन कर दिया कि देयर इज नो इंक्रीज इन कार्बन नॉट देयर इज डिक्रीज इन कार्बन, ठीक है। तो चलिए, तो अभी एक्स को हटा करके मैं कोई स्पेसिफिक लिख लेता हूँ, जैसे समझ लीजिए मैंने क्लोरीन लिख लिया, ठीक है। एक्स नहीं लिखते जनरली, कंप्लीट करके क्लोरीन लिखते हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर मुझे यूज करना है रिएजेंट, तो अब देखिए मेरे पास 3 रिएजेंट थे इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक्वस NaOH, एक्वस KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए एक्वस NaOH और एक्वस KOH तो मैंने यूज करके आपको बता दिया कैसे यूज करते हैं, एक बार मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जिसका फंडा क्या होता है कि आपको लिखना होता है Ag2O प्लस H2O, इसको हीट करना होता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा AgOH। ये इस तरह से हम बताते हैं एरोकेन, यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है वो इन सिटू रिएजेंट है और उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब ये दोनों रिएक्ट करेगा कि Ag और Cl निकल जाएगा और जो Cl लगा हुआ था उसके साथ में OH आ जाएगा, उसके जगह पे OH आ जाएगा। चलिए इसका कंप्लीट करते हैं नाम, ये क्या हो जाएगा बोलिए, कॉमन नेम में हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। आपको हमेशा आदत होनी चाहिए नाम लिखने की कंपाउंड्स का, या फिर हम लिख सकते हैं क्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम में, या फिर इथेनॉल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन आपको समझ में आया है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लूप पे देता हूँ, ठीक है, कि लूप पे हम रिएक्शंस कैसे करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बट है नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है नंबर 4 कि ए कोई कंपाउंड है जिसके अंदर मैंने PCl5 डाला है तो ये कंपाउंड जनरेट हो रहा है, और इस कंपाउंड के अंदर जब मैं Ag2O प्लस H2O डालूंगा तो B कंपाउंड जनरेट होगा। तो यू आर सपोज टू फाइंड A एंड B का स्ट्रक्चर अलोंग विद IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बॉन्ड लाइन समझता है तो ठीक है, बॉन्ड लाइन जमता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कंडेंस फॉर्मूला में, जो कुछ इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। तो चलो आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंपाउंड के अंदर PCl5 यूज किया है तो अल्काइल हैलाइड जनरेट हो रहा है। तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, तो याद करिए PCl5 आपने किस में ऐड किया था, आपने ऐड किया था अल्कोहल के अंदर। तो जब आप अल्कोहल के अंदर PCl5 ऐड करते हैं, बिकॉज इट इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, OH नाउ विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl व्हिच यू कैन सी हियर। तो इस वक्त जहां पर Cl है वहां पर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो चलिए ए का स्ट्रक्चर मुझे मिल गया कि इस वक्त जहां पर Cl है वहां पर OH होना चाहिए, यानी CH3 CH2 CH2OH। तो देख सकते हैं आप इस तरह से इसमें PCl5 डालेंगे तो इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो बनने वाला है POCl3 प्लस HCl, जो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो मैं ऐसा करके यहाँ लिख सकता हूँ प्लस POCl3 प्लस HCl, या फिर यहाँ लिख सकता हूँ माइनस POCl3 प्लस HCl, इस तरह से ब्रैकेट करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है इसके लिए हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी चीज छोटी हो गई है, तो आप थोड़ा हैंडल कर लीजिए उसको, ये इस तरह से। तो चलिए इसका कॉमन नेम लिखते हैं कि ये हो जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपैन 1 ऑल। इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, N प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। और IUPAC नेम में अगर लिखने की कोशिश कर तो हो जाएगा क्लोरो, ऑब्वियसली 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो चलिए ये ए कंपाउंड हम लोग ने अच्छी तरह से कर लिया। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क आपको मिल गया। अब 1 मार्क के लिए यहाँ होगा, देखिए ये हम लोग अगर उसमें Ag2 और H2O डाल देंगे तो क्या होगा इस कंपाउंड के अंदर,
तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि Ag2 और H2O से क्या बनता है। इससे बनता है AgOH। ठीक है, जब अब इसमें आप AgOH डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दिस OH विल नाउ रिप्लेस दिस Cl, है ना, और ये जो Ag है वो Cl के साथ चले जाएगा। तो जो B कंपाउंड है उसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH फिर से यहाँ आ गया और ये बन जाएगा AgCl। करेक्ट है। तो देखिए आप क्या देख सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वही आपका एंड प्रोडक्ट है। इसका मतलब दिस इज अ लूप। ठीक है, दिस इज अ लूप रिएक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। इसका IUPAC ने कमेंट में यहाँ लिखा हुआ है तो मैं ऑब्वियसली नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको अपने बुक में लिखना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा MCQ पूछा जा सकता कि ऑप्शन ए, आई मीन कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर सेम, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर डिफरेंट, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, या फिर कंपाउंड ए एंड कंपाउंड डी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा 4 कोई ऑप्शन दे दिया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर वन एंड द सेम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, चलिए अब जो 5th रिएक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा मैंने दिया हुआ है और थोड़ा सा बड़ा लूप है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला रब कर देता हूँ ताकि हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ध्यान दीजिए 5th क्वेश्चन देखिए मैंने कुछ किस तरह से दिया हुआ है। देखिए, यू कैन सी आई हैव गिवन अ कंपाउंड दैट इज CH3 CH2Cl। ठीक है, इथाइल क्लोराइड ये कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मैं एक्वस KOH यूज करूंगा तो A बन रहा है। A के अंदर मैं लुकास रिएजेंट डालूंगा तो B बनेगा। फिर B के अंदर मैंने 2 रिएक्शन दी हुई है। B के अंदर जब मैं NaI ट्राइएसिटोन डालता हूं तो C बनता है। ठीक है, और B के अंदर मैं ऐसा क्या डालूंगा कि ये वाला कंपाउंड बने। तो इस तरह से मैंने आपको 1 2 3 4 चीजें पूछी हुई है और ये क्वेश्चन 4 मार्क में बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क इज फॉर ऑल द IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम्स लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ध्यान देता हूं तो पहले इसका नाम लिखना चाहिए मुझे कि ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, या फिर IUPAC नेम में ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है, एक्वियस KOH जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए इसको हीट करने की जरूरत है। तो देखिए OH हटा करके Cl आ जाएगा, तो आपका जो A प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा कि देखिए CH3 है, CH2 है, Cl हट जाएगा उसके जगह क्या आ जाएगा OH, और साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा K के साथ Cl चल जाएगा तो बन जाएगा KCl। तो उम्मीद करता हूँ कि A प्रोडक्ट आपको समझ में आया है। चलिए इसका कॉमन नेम लिखते हैं कि ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, या फिर इसका IUPAC नेम में मैं लिख सकता हूँ इथेनॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई है। चलिए अब इस A के अंदर मैंने यूज किया है लुकास रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको लुकास रिएजेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। लुकास रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस बोलिए एनहाइड्रस ZnCl2। तो जब हम ये यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो OH है उसको हटा करके Cl आ जाएगा, क्योंकि HCl रिएक्ट करता है। तो देखिए H और OH वाटर बन के निकल जाएगा और Cl आ जाएगा। तो आपका जो B प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा कि यहाँ पर जो OH है वो हट करके Cl आ रहा होगा, यानी CH3 CH2 Cl इस तरह से। तो देखिए यही कंपाउंड फिर से जनरेट हो गया ना, तो ये एक लूप हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका IUPAC नेम कॉमन नेम लिख देते इथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है, नाम लिखने में जरा भी आलस नहीं करना है बेटा आपने को। ठीक है, और इसका साइड प्रोडक्ट भी यहाँ साथ ही मेंशन कर देता हूँ कि साइड प्रोडक्ट बन रहा होगा इसमें वाटर विच विल बी ऑब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस ZnCl2, बट वो नॉट नीड टू मेंशन। ये आपको पता होना चाहिए कि एनहाइड्रस ZnCl2 का रूल क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए B के अंदर 2 रिएक्शन है। चलिए मैं C की तरफ बढ़ता हूँ, ऊपर वाले पार्ट की तरफ। कि जब ये वाला कंपाउंड है इसमें मैं यूज कर रहा हूँ NaI और ड्राई एसीटोन। तो देख सकते हैं आप किसका रिएजेंट है ये, NaI एंड ड्राई एसीटोन। जी सही, आपने सही पहचाना कि ये जो रिएक्शन यहाँ चल रहा है ये नथिंग बट फिंकलस्टीन्स रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, मैंने ये आपको नेम रिएक्शन दिया है और ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज बोले तो क्या, यहाँ पर जो Cl है उसको हटाकर आयोडीन आने वाला है तो Na और Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो होगा CH3 CH2I। हेलोजन एक्सचेंज मेथड इट इज अगेन अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने यहाँ पे सिखाया और यहाँ पर ये लूप में अप्लाई करने बताया। तो चलिए इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, ये Na और ये Cl निकल जाएगा तो बनेगा NaCl। ठीक है, चलिए इसका कॉमन नेम IUPAC नेम आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिए इथाइल आयोडाइड, या फिर इसका IUPAC नेम हो जाएगा आयोडो इथेन। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या किया है। ठीक है, बी में ऐसा क्या यूज करूंगा कि CH3F बन रहा है। व्हाट इज द बी प्रोडक्ट, ये। तो अब देखिए इसके अंदर Cl हट के F लाना है, मतलब अगेन ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और हेलोजन एक्सचेंज मेथड में जब हम फ्लोरीन लाते हैं, बोलो ये सिर्फ एक ही रिएक्शन कर सकता है, तो ये किससे होने वाला है, ये होने वाला है स्वार्ट्ज रिएक्शन से। जी हाँ, कौन से रिएक्शन से होने वाला है, ये
स्वार्ट्स रिएक्शन से होने वाला है, बिकॉज स्वार्ट्स रिएक्शन इज द ओनली रिएक्शन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, एलिफेटिक अल्काइल फ्लोराइड, इस तरह से। तो चलिए स्वार्ट्स रिएक्शन अगर मैं कहता हूं तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, बोलिए, कोई भी मेटल फ्लोराइड, COF2, SbF3, AsF3, Hg2F2, बहुत सारे हैं, बट हम कौन सा याद रखते हैं, सबसे आसान वाला, AgF, सिल्वर फ्लोराइड। तो देखिए क्या होगा, ये जो B वाला कंपाउंड यहाँ है ना, उसमें से देखिए AgCl निकल जाएगा, तो Ag और Cl निकल गया, ठीक है, और F आ जाएगा उसकी जगह पे, ये बन गया। इसका आप आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, फ्लोरो इथेन या फिर इथाइल फ्लोराइड। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लूप है मैं बहुत समझा पा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग कंपाउंड को इंटर कन्वर्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ा रिएक्शन लग रहा था, लेकिन देखिए कितना इजी है ना, हम लोग ने सिर्फ एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज कर रहा है, ठीक है, और एक ही केमिकल प्रॉपर्टी अब तक सीखी है, जिसमें मैं इतने सारे रिएक्शंस आपको सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, नोट्स मेंटेन करेंगे, ताकि फ्यूचर में हम लोग ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस साथ में कर सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है, दैट इज सेकंड नंबर में, अल्काइल हैलाइड्स टू ईथर, दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड्स नाउ इनटू ईथर। अब देखिए हम लोग ने ईथर से अल्काइल हैलाइड बनाया नहीं था, तो ये कोई लूप नहीं बनने वाले हैं, बस ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि अल्काइल हैलाइड को हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ। कि देखिए जनरल रिएक्शन में कहूँ तो अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह से दिखता है कि RX है, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईथर में, दैट इज ROR, इस तरह से दिखाई देता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो आप कहेंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आप बोलेंगे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो देखिए ये जो है बॉन्ड, ये ब्रेक होने वाला है और X यहां से जाने वाला है, और उसके जगह पे ये पूरा ग्रुप आ रहा है, करेक्ट है। तो यहां मैं बोल रहा हूँ विच बॉन्ड इज फॉर्म, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। देखिए ये ऑक्सीजन और कार्बन है ना, तो विच बॉन्ड इज फॉर्म, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म, ऑलराइट। क्या रिएजेंट यूज करेंगे वो बाद में बताता हूँ, बट व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये X है, उस पर चार्ज क्या है, माइनस, अभी नहीं है लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आएगा, ठीक है। और ये जो OR है इसमें ऑक्सीजन है, इस पर चार्ज क्या होगा, माइनस, ठीक है, अभी नहीं है लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने पर आएगा। तो देखिए नेगेटिव हट रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि रिएजेंट क्या होगा। तो देखिए रिएजेंट मैंने आपसे क्या कहा था, कैसा होना चाहिए, कि देखिए आपको ये ग्रुप चाहिए तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही वो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ रहा होगा, करेक्ट है। तो कैसे आएगा देखिए, है ना, आपके पास में ये वाला ग्रुप ऑलरेडी होना चाहिए। तो देखिए आपके पास में जो रिएजेंट होगा वो कुछ होगा OR माइनस, ऐसा ग्रुप होगा, कैसा ग्रुप होगा, OR माइनस, ठीक है, तो ही वो इसकी जगह पे आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है इसका नाम है, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको OH माइनस ग्रुप बताया था पिछले रिएक्शन में, तो OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये OR माइनस को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं बेटा, अल्कोक्साइड आयन। तो रिएजेंट क्या होगा बोलो, OR माइनस, दैट इज, इसका नाम लिख देता हूं मैं, आप हाइड्रोक्साइड, इसके पहले के रिएक्शन में OH लिखा था, वहां पे भी आप नाम लिख लीजिए कि उसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, और यहाँ पे भी लिख दीजिए कि इसे कहते हैं अल्क ऑक्साइड आयन। अल्क इसलिए क्योंकि अल्क यानी कार्बन चेन है, मीथ ईथ प्रो ब्यूट ऐसा, और O पे माइनस चार्ज इसलिए ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा मीथ ऑक्साइड, प्रोप ऑक्साइड, ब्यूट ऑक्साइड, इस तरह से सारे कंपाउंड्स आएंगे, मैं बताऊंगा एक एक करके आपको। ये हमने एक जनरल रिएक्शन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे रिएक्शन के अंदर ये है कि ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आगे एक चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। तो वहां पे भी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तीनों का पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ईथर्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा। तो बताइए इस रिएक्शन के थ्रू आप ईथर्स को जनरेट कर रहे हैं, यानी ये ईथर्स के लिए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ, लेकिन अल्काइल हैलाइड के लिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई। तो मैंने आपसे कहा था किसी एक का केमिकल प्रॉपर्टी किसी और का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, और उसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज विलियमसन्स synthesis of ether, ठीक है, दिस इज अ नेम रिएक्शन। डू रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन,
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। चलिए अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन। ठीक है, देखिए कैसे करना है इस रिएक्शन को। यू टेक अल्काइल हैलाइड यानी R बॉन्डेड टू X। ठीक है, आप इसमें क्या ऐड कर रहे होंगे, इसका रिएजेंट ऐड कर रहे होंगे। क्या रिएजेंट होगा, अल्कोक्साइड आयन। तो देखिए RO माइनस, तो ये अल्कोक्साइड आयन है, पर आप कभी आयन यू नहीं यूज कर सकते, आपको कंपाउंड यूज करना पड़ता है जिनमें से वो आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं सोडियम लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए ये एक सॉल्ट टाइप कंपाउंड है, ये क्या है, एक सॉल्ट टाइप कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये एनायन है और ये कैटायन है। ठीक है, तो RONA रोना ऐसा दिखाई देता है, रोना नहीं है वो, RONA दैट इज सोडियम अल्क ऑक्साइड। कैसे पढ़ा जाएगा इसको, सोडियम अल्क ऑक्साइड, क्योंकि हम कभी भी सॉल्ट का नाम लिखते तो पहले कैटायन का नाम लिखते फिर एनायन का नाम लिखते। तो यहाँ कैटायन सोडियम, इसलिए मैं इससे नाम लिखूंगा सोडियम और फिर एनायन का नाम लिखूंगा दैट इज अल्क ऑक्साइड, इस तरह से सोडियम अल्क ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको पता ही है कि ये जो है वो बेंजीन रिंग है, और ये बेंजीन रिंग पर O माइनस आयन प्रेजेंट होता, तो आप इसे क्या पढ़ते है ना, क्या इसे आप ऑक्साइड पढ़ते, अल्क ऑक्साइड नहीं, क्योंकि ये अल्क यानी कार्बन चेन नहीं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो इसको पढ़ते हम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड क्या पढ़ते हैं हम लोग, फिनॉक्साइड, फिन यानी बेंजीन रिंग और ऑक्साइड यानी ओपन नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर सोडियम लिखकर पॉजिटिव लिख देता तो बोलो इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो जाता है इसका नाम, सोडियम फिनॉक्साइड। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि देखिए अगर हम RONA यूज कर रहे हैं तो देखिए मेरी मर्जी, मेरे को जितना चाहिए उतना कार्बन चेन मिलेगा। मैं एक कार्बन यूज कर सकता हूँ, 2 कार्बन यूज कर सकता हूँ, 3 कार्बन यूज कर, कितने भी कार्बन यूज कर सकता हूँ R के अंदर, वो मुझे मेरे फाइनल प्रोडक्ट में मिल रहा होगा। ठीक है, पर यहाँ देखिए अगर मैं फिनॉक्साइड यूज करूंगा तो मुझे बेंजीन रिंग मिलेगी, मुझे एक बेंजीन रिंग मिलेगी। याद रखिए यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं फिनॉक्साइड यूज करके। तो दोनों ही रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। और ऐसा रिएक्शन मिलता है बेंजीन रिंग वाला। ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑलरेडी ये जरा रब कर चुका हूँ मैं, जिसका सिर्फ बताया मैंने आपको, अभी नहीं यूज करेंगे इसको, रिएक्शंस में जब एग्जांपल आएंगे तब यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, देखिए ध्यान दीजिए ये इस तरह से। अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन में मैंने हीट कर दिया इसको, अब क्या होगा, सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं X पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव के लिए, ये सोडियम है पॉजिटिव, तो देखिए ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करके चले जाएगा, तो Na और X यहां से निकल रहा होगा। ये X हट जाएगा तो इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो O R इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो है R। ठीक है, चलो अभी के लिए जो है ना मैं इसको R डैश लिखता हूं, ये जो R है क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन चेन है, R डैश लिखता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ब्रेक होके ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से बन रहा होगा। याद रखिए विच बॉन्ड इज फॉर्मिंग, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज फॉर्मिंग, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से बन गया। और फिर इस ऑक्सीजन के पास एक R है जो कि डैश वाला है, तो इस तरह से लिख रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अगर मैंने दोनों R लिखा तो यहाँ पर दोनों R मिलेंगे, इसका मतलब क्या, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, ये इथाइल है तो ये भी इथाइल, ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल, तो यानी ये जो है वो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर अलग R लेता हूं तो यहाँ पर भी अलग R मिलेगा, तो ये इथाइल है तो समझो ये और कोई ग्रुप है, मिथाइल इथाइल को पहले सब और कोई ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें तो आपको समझ में आ ही रही होगी, करेक्ट। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन में और कंप्लीट करते हैं इसका नाम। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट भी देख लीजिए, Na और X है वो निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पर जरा साइड प्रोडक्ट लिख देता हूँ कि बनेगा NaX। ठीक है, इस तरह से, करेक्ट। हाँ, अब चलिए मैं बताता हूँ आपको इनका नाम सबका। ये देखिए इसका नाम अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर का है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो रहा है, विलियमसन सिंथेसिस इसका नाम है। ठीक है, चलिए तो इससे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी मेड, नॉट मेड, कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रीपेयर्ड। ये एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर इससे बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से सॉल्व करना है, या फिर आपको जो पूछा होगा उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, एक और बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट देयर इज वन ड्रॉबैक ऑफ दिस
रिएक्शन है इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताने जाऊंगा। पहले हम इस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, काम करता हूँ, पहले मैं आपको ड्रॉबैक ही सिखा देता हूँ क्या है, और फिर हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट रिएक्शन फॉर द डे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा इस तरह से। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द रिएजेंट? सोडियम अल्कोक्साइड इज द रिएजेंट। यू कैन इवन यूज फिनॉक्साइड ओवर देयर to get aromatic compound, that's all. Ether is prepared from alkyl halides, that is the question. CX bond breaks and CO bond forms, that is the main question. How many types of ether can be prepared? There are only 2 types of ether that are existing in the world, that is symmetrical and unsymmetrical, correct? And both of them can be prepared by using this method, that is the point. ठीक है, चलिए I will tell you the drawback of this compound, I mean of this reaction, that is, देखिए विलियमसन सिंथेसिस का ड्रॉबैक एक ही है और वही आपको सुनना है क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप बताइए मुझे एक रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन जरा बताइए कि देखिए कुछ इस तरह से होता है RX, इट इज रिएक्टिंग विद RONA। ठीक है, Na इज पॉजिटिव, O इज माइनस। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन यू विल गेट ROR एंड यू विल गेट NaX, सिंपल एज दैट, एंड यू हैव गॉट टू रीड दिस रिएक्शन। दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। नाउ रिमेंबर, ठीक है, व्हाट इज द ड्रॉबैक? Alkyl halide used in reactant या फिर used as a reactant should be primary, यानी क्या होता है 1 डिग्री ओनली। ठीक है, आप यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, ये कंपल्सरीली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। ठीक है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पहले भी सिखाया आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब क्या। ये जो हैलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन को कनेक्टेड होना चाहिए जो 1 डिग्री कार्बन है, करेक्ट, यानी इसके साथ और कोई भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, एक ही कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए मेरा मतलब। तो ये एक ही कार्बन कनेक्टेड होगा इस तरह से। देखिए इस तरह का जो हैलाइड होगा जो 1 डिग्री है, करेक्ट ना। अगर देखना तेरा हेलोजन एटम इस कार्बन पर कनेक्टेड है और ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से अपना हेलोजन जो कार्बन पर है उसको देखने का, अल्फा कार्बन कहते हैं उसको, जिस पर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये देखिए अल्फा कार्बन है, तो इसका जो डिग्री है वही पूरे कंपाउंड का डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देख मैंने अगर बोला है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मतलब जो हेलोजन शुड बी ऑन 1 डिग्री कार्बन, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, डू रिमेंबर इट कि अल्काइल हैलाइड यूज्ड एज अ रिएक्टेंट शुड बी 1 डिग्री ओनली। ठीक है, if 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, यूज्ड then, ठीक है, instead of nucleophilic substitution reaction, there will occur, ठीक है, instead of nucleophilic reaction there will occur alpha beta elimination in alkyl halide to give alkene। ठीक है, अगर तेरा अल्काइल हैलाइड जो है, ठीक है, अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जगह पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर के अल्कीन मिल जाएगा, आपको ईथर नहीं मिलेगा। याद रखिए ये ड्रॉबैक है उसका। अगर आपने इसको 1 डिग्री नहीं लिया तो ईथर नहीं मिलेगा, 1 डिग्री होना ही चाहिए ईथर के लिए। अच्छा सर, इधर जो है ये RONA अल्कोक्साइड ग्रुप, इसमें जो कार्बन चेन है इसके लिए कुछ रूल है क्या कि ये 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए या 3 डिग्री होना चाहिए, जो भी, इसके लिए कुछ रूल है क्या? नहीं, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर जो R है कार्बन चेन है, ठीक है, वो कौन सा डिग्री होना चाहिए। सिर्फ ये वाला जो है इसके लिए रूल है कि ये 1 डिग्री होना चाहिए। ये जो अल्कोक्साइड है इसके लिए कोई रूल नहीं है कि ये कौन सा डिग्री होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कि इसके डिग्री पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसके डिग्री पर फर्क पड़ता है। यही सब बातें जो है हम सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो मैं चैप्टर के एंड में बताऊंगा वहां पर। तो इससे क्या है, मैं आपको जब मैकेनिज्म सिखाऊंगा उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स में वापस कवर करूंगा तो आपको डीपर नॉलेज मिलेगा कि ये सब क्यों हो रहा था।
ठीक है, अभी के लिए तो आपको याद रखना होगा किस तरह से, और मैं आपको ये धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा। और तो और अब हम आज विलियमसन सिंथेसिस सीख रहे हैं, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे तरह से लर्न करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में भी विलियमसन सिंथेसिस का सेम क्वेश्चन रखा गया है, विलियमसन सिंथेसिस कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ये फिर से सिखाऊंगा क्या, जी हाँ, मैं आपको ये फिर से सिखाऊंगा, तब ताकि आपको 2 बार सीखने मिले और आपको डबल रिवीजन मिले। मैं ऐसा नहीं कह दूंगा कि रिवाइज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये मेरा एम होता है कि मैं हर बार जो चैप्टर सिखाऊंगा ऑर्गेनिक का, मैं उसको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, ताकि आगे के चैप्टर में हम उसको और अच्छे से रिवाइज करके उसको दिमाग में बिठा सके, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी पार्ट, डू रिमेंबर इट, ऑलराइट। हाँ, तो चलिए ये देख लेते जरा कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन किस तरह से हो रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि देखिए, है ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि देखिए, समझो ये 1 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो मैं CH3Cl ले रहा हूं, 1 डिग्री है, ठीक, प्लस अभी ये अभी के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं थोड़ा 3 डिग्री लेता हूं, ठीक है, देखिए 3 डिग्री लेता हूं, करेक्ट, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब उस पर O रखा है और O पे चार्ज नेगेटिव है, तो इससे Na+ होगा इस तरह से। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं कि जो मैंने कंपाउंड लिखा है यहाँ पर, यह है मिथाइल क्लोराइड, करेक्ट, और IUPAC में हम लिख सकते हैं क्लोरो मीथेन, सही। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, बोलो, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, करेक्ट है, और ये ऑक्साइड है और ये सोडियम है, तो कैसे लिखना चाहिए, सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। चलिए इनका रिएक्शंस करते हैं और इनको हीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस, बोलिए होगा कि नहीं होगा। ड्रॉबैक क्या था कि अल्काइल हाइड्राइड 1 डिग्री होना चाहिए, ये चाहे कोई भी डिग्री हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अल्काइल हाइड्राइड 1 डिग्री है तो रिएक्शन होगा, अगर अल्काइल हाइड्राइड 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, याद रखिए। अब वो भी मैं करके बताऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। तो बोलो बहुत सिंपल है कि ये जो Cl है वो Na को लेके चले जाएगा और यहाँ से NaCl निकल जाएगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन पर आ जाएगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो देखिए ये CH3 ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा, ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन के पास क्या है, एक कार्बन है और उस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप है। तो इस तरह से धीरे धीरे ट्रेस करके आराम से लिखना है कि ये कंपाउंड बन रहा है। तो चलिए ये जो कंपाउंड बना अपने पास में, चलिए इसका कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूं तो ये देखिए ईथर के एक साइड मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, एक बार टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए मुझे लिखना चाहिए टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप पहले, क्योंकि बी देखते हैं ना टर्ट ब्यूटाइल में, तो बी और एम में बी पहले आता है, टी नहीं देखना है बेटा, बी देखते हैं, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये उसका नाम हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। चलिए अगर मैं IUPAC नेम की से बात करता हूं तो IUPAC नेम भी मैंने आपको 11th चैप्टर में सिखाया था कि कैसे देते हैं IUPAC नेम। तो देखिए इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है वो छोटे ग्रुप के पास लेके जाओ, तो यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, तो ये छोटे ग्रुप के पास में लेके गया, ठीक है। इसका नाम लिख दो पहले, ये मिथाइल और ऑक्सीजन, तो इसे क्या कहना चाहिए, मिथॉक्सी, क्या कहना चाहिए इसे, मिथॉक्सी। और ये ब्रांच की तरह एक्ट कर रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन है बेटा, ये 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का चेन है, तो मैं क्या कहूंगा, प्रो। आई होप आपको ये दिख रहा है वो कैमरा में, हाँ। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 3, तो मैं कहूंगा 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। अब देखिए उसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल और सेकंड कार्बन पर मिथॉक्सी है, ठीक है। तो मिथाइल और मिथॉक्सी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, मिथॉक्सी आएगा, क्योंकि उसमें O है और मिथाइल में Y आता है, ठीक है, पूरे स्पेलिंग के अंदर। तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, ये उसका IUPAC नेम हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, सॉरी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सब IUPAC वो सब सिखाया मैंने, इसमें घबराने की बात नहीं, ये सब 11th में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो 1 डिग्री है, करेक्ट, इसको थोड़ा बदल के मैं जरा 3 डिग्री लेता हूं और देखता हूं कि रिएक्शन काम करेगा कि नहीं, बताओ करेगा कि नहीं। तो ये अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के जगह पे एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के जगह पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो चलिए जरा इसी के नीचे मैं बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन के नीचे एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं इसके नीचे, ताकि एग्जाम में भी आपको ये मेंशन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अल्काइल जो है RX, उसको 3 डिग्री लेते हैं, तो मान लेते हैं चलो 3 डिग्री क्लोरीन, तो यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, ठीक है, इस
तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने। ऑलराइट, तो देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, और समझ लीजिए यहाँ पर मैंने CH3ONa ले लिया, ठीक है, Na+ और O-, तो इससे क्या कहेंगे, बोलो, सोडियम, कितने कार्बन है, एक, तो इसका कहेंगे मिथ और ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा सोडियम मिथ ऑक्साइड। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको हीट कर दूंगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये Na और ये Cl निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए और यही स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट मुझे ड्रॉबैक याद आ गया कि विलियमसन सिंथेसिस के अंदर जब अल्काइल हैलाइड है ना 1 डिग्री होता है तो ही रिएक्शन होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री होता है तो रिएक्शन नहीं होता है, उल्टा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपने को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो देखिए किसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने वाला है, अल्काइल हैलाइड का होने वाला है। तो हु इज अल्काइल हैलाइड, ये रहा अल्काइल हैलाइड, इसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन करो तो इसके अंदर हु इज अल्फा कार्बन, द वन व्हिच इज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन क्या हो जाएगा इसका, तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इसके बाजू वाला जो कार्बन होता है हम बीटा कार्बन कहते हैं। ये 11th में मैंने आपको सिखाया अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट। तो ये देखिए ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तीनों सेम है तो किसी एक से चलेगा। तो देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब अल्फा भी कुछ लूज करेगा, बीटा भी कुछ लूज करेगा। अल्फा क्या लूज करेगा, जो उसके पास है, कोई क्या खोता है, जो उसके पास होता है। अल्फा के पास फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा फंक्शनल ग्रुप खोएगा, बीटा के पास और कुछ नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन खोएगा। तो इस तरह से अल्फा में से हैलोजन निकल जाएगा क्योंकि उसके पास हैलोजन है, और बीटा में से हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, सपोज मैं ऊपर वाला बीटा कंसिडर करता हूँ तो बाकी का कंपाउंड देखिए किस तरह से बनेगा कि CH3 एज इट इज है, ये C एज इट इज है, CH3 एज इट इज। ठीक है, ऊपर जो CH3 है और यहाँ पर जो Cl है, तो अल्फा देखो, अल्फा लूजेस दिस फंक्शनल ग्रुप एंड बीटा लूजेस 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए इन दोनों की बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट अल्कीन, और साइड में क्या मिलेगा, यहाँ से निकला हुआ H और यहाँ से निकला हुआ Cl, है कि नहीं। तो देखिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। होना क्या चाहिए था, विलियमसन सिंथेसिस होकर ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, पर मिला क्या आपको, नहीं मिला, उल्टा ये प्रोडक्ट मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट, अल्काइल हैलाइड, वो 1 डिग्री नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अभी इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स हम देखते हैं। हाँ, आप ये भी पूरा अगर आपसे कहे कि राइट ड्रॉबैक ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, तो ये आप फर्स्ट ये पॉइंट इतना लिखिए, ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही है। और अगर ऐसा कहे आपसे राइट अ नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, तो आप तो जानते ही है किसी भी नेम रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट होता है, तो नेम रिएक्शन का सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी इस वक्त मैं डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ तो आप उसको लिख लीजिए, या फिर अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, इन दिस रिएक्शन वी कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड्स इनटू ईथर। फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया है। ठीक, अब इन दिस रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आप रिएक्शन का लिख दीजिए, क्या है रिएक्शन, जनरल रिएक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन रिएक्शन मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए। और फिर आप लिख लीजिए दिस रिएक्शन हैज 1 ड्रॉबैक एंड यू कैन देन एक्सप्लेन दिस ड्रॉबैक। तो ये पूरा जो है वो आपको 3 मार्क दे करके जाएगा, या फिर कभी कभार खाली ड्रॉबैक पूछते हैं इस तरह से, तो 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही है। चलिए अभी इस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख रहे हैं कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं इथाइल क्लोराइड कैसे दिखता है, कि ये कुछ दिख रहा है C2H5Cl, कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग IUPAC नेम, दैट इज क्लोरोइथेन। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं फिर से एक बार। डाई इथाइल ईथर कैसा होता है, डाई इथाइल ईथर कुछ इस तरह से होता है कि इथाइल ग्रुप इस तरफ होगा, फिर ऑक्सीजन होगा और फिर से इथाइल ग्रुप होगा। तो इसका कॉमन नेम जो मैंने दिया हुआ है दैट इज डाई इथाइल ईथर, और IUPAC नेम जो है वो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। उम्मीद करता हूँ ये सारे नाम आपको आते हैं। ठीक है, IUPAC के। तो चलिए ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए आप देख सकते हैं Cl हटाना है और ये पूरा ग्रुप नया लाना है। तो देखिए ये पूरा ग्रुप तो हमको लिखना ही पड़ेगा, दैट इज C2H5O माइनस, एंड उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम प्लस। ठीक है, और इसको हीट कर देंगे, बहुत सिंपल है। पर सोचिए क्या ये विलियमसन सिंथेसिस है, जी हाँ ये विलियमसन सिंथेसिस है, क्या ये रिएक्शन होगा,
क्यों होगा? क्योंकि ये जो अल्काइल हाइड्राइड आप देख सकते हैं वो 1 डिग्री है, इसलिए ये रिएक्शन होगा। अगर ये 1 डिग्री नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता, उल्टा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता और अल्कीन प्रोडक्ट मिलता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। इसका नाम लिख लेते जरा कि क्या होगा। सोडियम है, इथाइल है और ऑक्साइड है, तो क्या लिखना चाहिए बोलिए? सोडियम ईथ ऑक्साइड, इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्शन ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड ऑन मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है कि CH3Br है, कॉमन नेम दिया हुआ है, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, राइटिंग IUPAC नेम, दैट इज ब्रोमो मीथेन, सॉरी ब्रोमो मीथेन, करेक्ट। तो इसके अंदर देखिए सोडियम मिथॉक्साइड अगर एक्शन करते हैं तो सोडियम मिथॉक्साइड क्या है? मीथ यानी CH3O यानी ऑक्साइड और सोडियम यानी Na, तो ये इस तरह से दिखेगा CH3ONa। ठीक है, और इसको हीट करेंगे। तो बताइए ये विलियमसन सिंथेसिस है, हाँ, तो ये होगा कि नहीं होगा? देखिए अल्काइल हाइड्राइड 1 डिग्री दिख रहा है तो रिएक्शन होगा। तो देखिए क्या होगा, Na और Br तो निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन विल कनेक्ट विद दिस कार्बन। ठीक है, पलटी होकर ऐसा ऑक्सीजन विल कनेक्ट विद दिस कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3OCH3 इस तरह से, राइट ना। प्लस यू विल गेट Na Br एज योर साइड प्रोडक्ट, करेक्ट। इसमें भी जो साइड प्रोडक्ट क्या होगा? NaCl में लिखना भूल गया। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। मैं अलग अलग भी प्रोड्यूस कर सकता था, वो तो क्वेश्चन जैसे पूछेंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे कि नहीं। अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, करेक्ट, सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये थोड़ा सा हटके रिएक्शन मैंने दिया हुआ है, दैट इज प्रिपेयर एनिसोल फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एनिसोल फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। तो देखिए एनिसोल का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको आना चाहिए कि एनिसोल प्रिपेयर करना क्या है। तो ये देखिए एनिसोल होता है बेंजीन रिंग और उस पर होता है OCH3। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है एनिसोल। ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस नेम है, करेक्ट। इसके अलावा इसका नाम मिथाइल फिनाइल ईथर ऐसा भी कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको मिथॉक्सी बेंजीन IUPAC नेम में कहा जाता है, मिथॉक्सी बेंजीन इस तरह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, ये प्रिपेयर करना है बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस से ईथर तो बना सकता है, पर कैसे बना सकते हैं कि आपके पास एक अल्काइल हाइड्राइड होना चाहिए, आपके पास में एक RONA ग्रुप होना चाहिए और आपको हीट करना चाहिए। Na+ होता है, O- होता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अल्कोक्साइड की जगह फिनॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, यानी इसमें R जो है उसको बेंजीन रिंग करके ये बेंजीन रिंग मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग को ले लिया है इस तरह से, सही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक R यानी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो ये जो R है वो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये देखिए मिथाइल ग्रुप। अब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए X तो नहीं रखते, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए Na और Cl निकल जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ -NaCl या फिर यहाँ लिख सकते हैं +NaCl, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये जो एनिसोल कंपाउंड है मैंने बना लिया। ठीक है, ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, या फिर IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, करेक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिनऑक्साइड, सोडियम फिनऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के जो रिएक्शंस आपको समझ में आए हैं। तो अब मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, विलियमसन सिंथेसिस के बेसिस पे ही दे रहा हूँ अभी के लिए। 2-3 एग्जांपल दूंगा और वो आपको होमवर्क में सॉल्व करके मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और थोड़ा सा होमवर्क भी मैं आपको देता हूँ, देखिए आपको होमवर्क ये कंप्लीट करना होगा। लेट अस सी सम होमवर्क। देखिए होमवर्क में मैंने आपको दिया है ये 5 क्वेश्चंस। प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, फिर एक्शन ऑफ Ag2 + H1 टर्ब्यूटाइल आयोडाइड, फिर एक्शन ऑफ एक्वस KOH एंड अलाइल क्लोराइड, फिर एक्शन ऑफ बेंजाइल कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। डू रिमेंबर दिस नेम। अलाइल का क्या फंडा था आपको याद होना चाहिए, बेंजाइल का क्या फंडा था आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विलियमसन जब भी सॉल्व करेंगे ड्रॉबैक को दिमाग में रखना होता है। ठीक है, ऑलराइट। एंड दिस इज प्रिपेयर टर्ब्यूटाइल इथाइल ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। डू रिमेंबर अबाउट द ड्रॉबैक एंड ट्राई दिस रिएक्शंस। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे पास पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने होमवर्क के लिए श्योर नहीं है तो आप मुझे भेज के उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।